में कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले जान लेते हैं। आज संसद सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। पहले दिन पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र किया और उसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। आज यूपी में हादसों का दिन रहा। कई जगहों पर सड़क हादसे हुए, कई लोगों की जान चली गई। और अगली खबर मथुरा से, जहां संतों की महापंचायत चल रही है। ये महापंचायत कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ चल रही है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का मुकाबला भी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच बहुत ही जरूरी है, करो या मरो की स्थिति है। वहीं टीम इंडिया सुपर 8 में टॉप पर अपना स्थान पक्का करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। हर खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से इन खबरों को। सबसे पहले रामपुर से खबर, जहां सीएमओ ऑफिस में तैनात कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। 3000 की रिश्वत लेते इसे गिरफ्तार किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने के नाम पर इसने 3000 रुपए मांगे थे। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। संविदा कर्मचारी नवीन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीएमओ कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा के अंतर्गत ये तैनात था। उधर बरसाना में महापंचायत चल रही है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर यह महापंचायत इस वक्त बुलाई गई। इस महापंचायत में ब्रज के संत महंत धर्माचार्य पहुंचे हुए हैं। संतों ने साफ किया कि जब तक प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर माफी नहीं मांगते हैं, उनका विरोध होता रहेगा। ब्रज के धर्माचार्यों ने कथावाचक प्रदीप को शास्त्रार्थ कर लेने की चुनौती भी दी है। आपको बता दें, रमेश बाबा के रस मंडप गहरवन में ये पंचायत चल रही है। तो महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है। साधु संत लगातार नाराजगी जता रहे हैं। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक बात कही थी, वही बात नहीं पसंद है ब्रज क्षेत्र के संतों को। उनका कहना है कि प्रदीप मिश्रा को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन प्रदीप मिश्रा बार बार यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मन से कोई बात नहीं कही है, बल्कि वही कहा है जो किताबों में लिखा है। बहुत हो गया हमारी संस्कृति पे। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा हुआ। एक घर की छत गिर गई और एक ही परिवार के 5 लोग उसके नीचे दब गए। सभी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। सबकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एक ही परिवार के 5 लोग, जो कि तस्वीरों में भी आप देखिए, घर किस तरह से तहस नहस हो गया है। मकान की छत गिर गई। इस हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। कड़ियों का मकान है, कच्चा मकान है, सारा कच्चा मकान है। जो बच गया और में रह गया उसमें तो खाल लिए, बाकी भी 6 मकान में कच्चा है वो भी। तो जो घायल हैं वो अस्पताल में है, सरकारी में है। ये बच्चा वहाँ आएगा प्राइवेट में। इंतजामिया की तरफ से कोई आया, प्रशासन की तरफ? प्रशासन के लिए वो आए थे, वो पटवारी साहब और 2 सिपाही आए थे, और 1 सिपाही और आया। रायबरेली से खबर, जहां पर मिट्टी खोदने के दौरान हादसा हुआ। महिलाओं के ऊपर मिट्टी का टीला गिर गया। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुनार का इंदारा गांव की यह घटना है। यहां एक महिला जो कि मिट्टी के नीचे दब गई, उसकी जान चली गई। यहां पर मिट्टी खोदने का काम चल रहा था और तभी मिट्टी का टीला गिर गया और उसी में दब गई एक महिला, जिसकी जान चली गई। लखनऊ से बड़ी खबर, ट्रेनिंग सेंटर चुनार के एसपी अंकित मित्तल सस्पेंड कर दिए गए हैं। 2014 बैच के आईपीएस है अंकित मित्तल। पत्नी से बदसलूकी के मामले में सस्पेंड किए गए। शुरुआती जांच में अंकित मित्तल के एक महिला मित्र से संबंधों की पुष्टि हुई। पत्नी की शिकायत पर एसपी गोंडा के पद से उन्हें हटाया गया। डीजी ट्रेनिंग की जांच रिपोर्ट के आधार पर अब सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आज यूपी में हादसों का दिन रहा। शामली में रोडवेज बस ने बुलेट सवार 3 युवकों को टक्कर मारी। हादसे में तीनों की ही जान चली गई। इस हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। यह हादसा नेशनल हाईवे पानीपत खटीमा मार्ग पर हुआ। तीनों कैराना कस्बा के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। जबकि प्रयागराज में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बाइक सवार 5 लोगों की मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे में मारे गए पांचों एक ही परिवार के थे, जिसमें एक पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे जिनकी जान चली गई। उधर अमेठी में केस से गंभीर धारा हटाने के लिए पैसों की डिमांड की गई और इस मामले में आरोपी बाजार शुक्ल थाने के दारोगा को निलंबित कर दिया गया। इस मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। एक पक्ष के एक व्यक्ति पर दूसरे पक्ष के घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी के भी आरोप लगे थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और इसी दौरान एक पक्ष की ओर से मुकदमे में धारा हटाने के लिए जांच अधिकारी से बात की गई तो दारोगा ने पैसों की डिमांड रख दी। पैसे की मांग का ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, थाना बाजार सुकुल से एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक उप निरीक्षक हैं रामकरण प्रसाद, जिनके द्वारा एक मुकदमे में पैसे की लेन देन की बात कही जा रही है। ऑडियो की जांच कराई गई तो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। इसमें सीओ की रिपोर्ट के आधार पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच सीओ अमेठी को दे दी गई है। उनके द्वारा इनके विरुद्ध जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और दंड दिया जाएगा। और कल होनी है योगी कैबिनेट की मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बैठक होगी। कल सुबह 11 बजे लोक भवन में मीटिंग होनी है। कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट के दौरान चर्चा की जाएगी और कुछ अहम प्रस्ताव पास होने की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि खाली पड़े या अधूरे सरकारी निर्माण कार्यों को चिन्हित कर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही होटल इंडस्ट्री के विकास पर उन्होंने चर्चा की और कहा कि बिल्डिंग बायलॉज में जो भी बदलाव की जरूरत हो उन बदलावों को करना होगा। साथ ही शाहजहांपुर के विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का गठन करने को भी कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आवास विभाग की अहम समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां आवास विभाग के तमाम जो काम चल रहे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से फीडबैक लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो अधूरे निर्माण कार्य हैं उनको जल्द से जल्द चिन्हित करते हुए पूरा कराया जाए और उत्तर प्रदेश में होटल इंडस्ट्री का बड़े अवसर हैं, इसको ध्यान में रखते हुए होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया अफसरों को। और आज की इस बैठक में जो अहम फैसला हुआ है वो शाहजहांपुर को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। शाहजहांपुर को विकास प्राधिकरण का दर्जा दे दिया गया है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस वक्त मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। बरसाना में महापंचायत का फैसला ले लिया गया है। महापंचायत का कहना है कि प्रदीप मिश्रा किसी भी मंदिर में, ब्रज के किसी भी मंदिर में उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। यानी कि किसी भी मंदिर में प्रदीप मिश्रा को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बिना संत महंत की अनुमति के वो प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ब्रज के किसी भी मंदिर में प्रदीप मिश्रा की एंट्री बैन कर दी गई है। इस महापंचायत में यह फैसला लिया गया है। बरसाना मंदिर में प्रदीप मिश्रा अगर माफी मांगेंगे तभी जा सकेंगे। बिना संतों महंतों की अनुमति के वे दाखिल नहीं हो सकेंगे। महापंचायत ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रदीप मिश्रा माफी मांगे तभी उन्हें अनुमति मिलेगी ब्रज के किसी भी मंदिर में दाखिल होने के लिए। महापंचायत बुलाई गई थी। प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर चर्चा की गई और प्रदीप मिश्रा ने पहले क्या कहा था ये भी हम आपको सुनाते हैं। तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं। शिव अपने तुलसीदास को उन्होंने कहा था कि मैं तो तुलसीदास की तरह ही गंवार हूं। ये बात भी साधु संतों को पसंद नहीं आई। वहीं राधा रानी को लेकर भी उन्होंने एक टिप्पणी की थी, वो बात भी साधु संतों को पसंद नहीं आई थी। प्रदीप मिश्रा का कहना है कि उन्होंने ये बात जो ग्रंथों में लिखी है वही बात उन्होंने कही थी और वहीं जो साधु संत ब्रज क्षेत्र के वो बहुत गुस्से में है। नितिन इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, एक बड़ा फैसला महापंचायत की ओर से लिया गया है, लेकिन जो फैसला महापंचायत ने लिया है क्या प्रदीप मिश्रा उसे मानेंगे? उसके बाद क्या स्टेप प्रदीप मिश्रा का होगा? धर्माचार्य महापुरुष
ब्रजवासी सेवायत सभी का बहुत बहुत आभार। नितिन, आपको आवाज मिल रही है? नितिन गोस्वामी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, प्रदीप मिश्रा जो कि कथावाचक हैं, जो राधा रानी की ही कथा सुनाते हैं, जो कृष्ण की ही कथा सुनाते हैं, उन्हें ही ब्रज क्षेत्र के किसी भी मंदिर में घुसने से रोक दिया गया, बैन लगा दी गई है। ये देखिए, जिस तरीके से आज जो महापंचायत थी, ब्रज चौसठ कोष के जो प्रमुख मंदिर हैं और उन सभी देवालयों के, महंतों की, संतों की, धर्माचार्यों की सबकी बैठक हुई थी और पंचायत हुई थी। पंचायत में अभी निर्णय लिया गया है कि प्रदीप मिश्रा जब तक के माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति सज्जन आए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि प्रदीप मिश्रा आना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डर लग रहा है, जिसके चलते वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके लिए एक रास्ता निकाला गया और ये रास्ता निकाला गया कि प्रदीप मिश्रा जो है यहाँ पर आने से पहले सोशल मीडिया में माफी मांगी। माफी मांगने के साथ साथ इस बात को कहें कि उनसे त्रुटिवश, उनसे भ्रमवश, उनसे गलती के साथ राधा रानी के लिए जो शब्द निकले उसके लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद वो ब्रज में आएंगे, तभी उनको ब्रज में घुसने दिया जाएगा, अन्यथा ब्रज के किसी मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चाहे वो आ जाए चाहे कल आए, बिना माफी के उनको ब्रज के किसी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही साधु संतों ने ऐलान किया है कि ब्रज जब तक के प्रदीप मिश्रा अगर माफी नहीं मांगते हैं तो संतों का जो आंदोलन वो उग्र होगा। उसके लिए उनको चाहे सड़क रोकनी पड़े, हाईवे जाम करना पड़े, चाहे उनको रेल रोकनी पड़े, उस आंदोलन तक के जो है संत जाने के लिए तैयार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संतों में किस तरीके का आक्रोश है। जी बिल्कुल नितिन, तो फिलहाल ये मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ब्रज क्षेत्र के किसी भी मंदिर में प्रदीप मिश्रा की एंट्री पर बैन लगा दिया गया महापंचायत की ओर से, और माफी मांगने की बात बार बार ब्रज क्षेत्र के साधु संत कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा फिलहाल माफी मांगने के मूड में दिख नहीं रहे। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। प्रदीप मिश्रा क्या स्टेप उठाते हैं, महापंचायत के इस फैसले को लेकर वो क्या कहते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, आगे आपको दिखाएंगे। इधर 18वीं लोकसभा का पहला विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद के तौर पर शपथ ली। आज कुल 280 नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली है। शपथ लेने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कि तीसरी बार लोकसभा सांसद बने, उन्होंने सांसद पद की शपथ ली। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी शपथ ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शपथ ली और इस तरह से 280 सांसदों ने आज शपथ ली है। इनमें कई ऐसे भी सांसद हैं जो पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं, जिन्होंने शपथ ली, और इन सबके शपथ लेने के वीडियोस भी वायरल हुए। अठारह 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण से शुरुआत हुई। 7 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे लगातार तीसरी बार पीएम मोदी को शपथ दिलाई गई और इसके बाद दूसरे बड़े नेताओं को बुलाया गया। दूसरे बड़े नेताओं ने भी एक एक कर शपथ ली, जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी शामिल रहे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी बार सत्ता मिलने के बाद और मेहनत से काम करेंगे। पीएम मोदी ने आपातकाल के बहाने कांग्रेस पर भी हमला बोला। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल
इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए और संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही घमासान भी देखने को मिला। पीएम मोदी की सांसद पद की शपथ से पहले संसद परिसर के अंदर ही सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने भी संविधान की कॉपी के साथ प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम सांसद जो कि कैंपस के अंदर ही प्रदर्शन करते दिखे। इनके हाथ में आप देख रहे हैं संविधान की एक प्रति है, संविधान की कॉपी के साथ संविधान को बचाने की नारेबाजी के साथ कांग्रेस के तमाम सांसद यहां प्रदर्शन करते दिखे। वहीं अखिलेश यादव भी पहुंचे अपने 37 सांसदों के साथ। सबने लाल टोपी पहन रखी थी। अखिलेश यादव ने भी अपने तेवर जाहिर कर दिए कि किस तरह से पार्लियामेंट में इस बार समाजवादी पार्टी के सांसदों का रुख रहने वाला है। इधर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी के संविधान वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो पहले 25 जून 1975 के बारे में सोचे, उनकी दादी ने जब आपातकाल लगा दिया था। संविधान की प्रतियां लेकर सभा में जा रहे थे, उन्हीं की दादी ने पहला हमला संविधान पे किया था, बल्कि कुचल दिया था। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। आपकी प्रेस पर सेंसरशिप लग गई थी। मुझे दुष्यंत का शेर याद आ रहा है जो आपातकाल पे लिखा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये भी मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है तो इंदिरा गांधी जी आलोचना मानते हुए जेल भेज देंगे। हमारे इलाके का एक तांगे वाला बड़ा मस्त आदमी था, उसने कहा चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल, और उसको जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव उस मंच पर रहते थे जिसमें संविधान की प्रति लेकर के राहुल गांधी रहते थे, वो स्वयं भी रहते थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी जसवंत नगर से उस समय विधायक थे और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने उनको 19 महीने जेल रखा था। मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा संविधान का आदर किया है, जबकि कांग्रेस ने ही आपातकाल लगाया था। बीजेपी ने हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का आदर किया है, कभी ऐसी कोई बात कही ही नहीं, ना बल्कि कांग्रेस करती रही है इमरजेंसी लगाना। क्या संविधान था को क्या वो नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो, तो वो सब काम उन्होंने किए हैं। वो कुछ देखिए, कहने को इंसान कुछ भी कहता रहता है, कोई भी पार्टी कुछ भी कहती है, बस बीजेपी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो 18वें लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी सांसद ने नीट पेपर लीक पर कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमेशा इस विषय को रखा है कि इस विषय में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। सीबीआई की जांच की मांग से लेकर सभी जांचों के लिए सरकार तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नाम की और इस तरह की अनियमितताओं की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है छात्रों के साथ भी न्याय होगा। मैं एक चिकित्सा विज्ञान का छात्र रहा हूं, तो मैं समझता हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मोदी राज है। लेकिन सर विपक्ष जो है, जो संस्था है एनटीए, उसी को कह रहा है कि ये फ्रॉड संस्था है, ये उसको ही फ्रॉड करा दिया। अब देखिए, अगर इसमें कहीं चूक हुई है, ये इतना बड़ा सिस्टम है, 24 लाख विद्यार्थियों के लिए इंतजाम करना, अगर इसमें कहीं कोई चूक किसी भी स्तर पर हुई है, चाहे वो अधिकारी स्तर पर है, प्लानिंग स्तर पर और भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन जांच का विषय के लिए सरकार पूरी तरह से खुले मन से तैयार। और 18वें लोकसभा के पहले सत्र में शामिल होने के बाद सभी सांसद नए संसद भवन से बाहर निकले। सत्र के बाद बाहर निकलने के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और सांसद के सुरेश एक दूसरे का अभिवादन करते दिखे। संसद के अंदर, सदन के अंदर एक दूसरे पर तीखे प्रहार करने वाले ये तमाम नेता, जो देखिए किस तरह से परिसर के अंदर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने कहा कि सदन में नौजवानों के मुद्दे उठाएंगी। पेपर लीक के मसले को भी पार्टी जोर शोर से उठाएगी। नौजवानों को बार बार ये नौकरियों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जो पर्चे लीक हो रहे हैं, इन सब की लड़ाई लड़ने का और संविधान को बचाने की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ेगी आगे भी। देखिए, हमारे यहाँ एक नई चीज अभी हो रही है कि बहुत से गरीबों के मकानों को
डिमोलिश किया जा रहा है उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, सदन में उठाने का काम करेंगे। और बाकी तो सब विकास के मुद्दे हैं ही हैं, चाहे मतलब सड़कें हों, पुल हों, स्कूल हों, तमाम इलाज की व्यवस्था हो, तो सभी को लड़ने का काम करेंगे। संसद भवन पहुंचे आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हर जुल्म के खिलाफ वो आवाज उठाते रहेंगे और सरकारों से जवाब मांगते रहेंगे। मैं उनकी आवाज हूं जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया, मैं उनकी आवाज हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके या आम जनता के विरुद्ध में कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।